जय हिंद अरिंदम भाई, कैसे हैं आप? I'm good, Shubham. How are you doing? यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बट यू मेड अ हिस्ट्री। पहले ही अटेम्प्ट में निकाल दिया सपना जो एनडीए में पूरा ना हो सका, वो पहली बार में निकाल दिया। चलो, ये बात तो कमाल की। बट यार एक बात बताओ, मतलब आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज शॉक्ड। आपको नटराजन सर ऑफर में कहते थे अपना टायर कम कर, अपना टायर कम कर। ठीक हाँ जी, बिल्कुल। है ना? हाँ और वो बंदा पहले अटेम्प्ट में निकाल गया। कभी आपने खुद भी दिमाग लगाया था कि ये हो सकता है? हाँ, बिकॉज ये मेरा ड्रीम था बचपन से। एंड आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू टू गेट टू दिस। एंड मैंने सारी चीज़ें फॉलो की। मैंने वेट रिड्यूस किया 10 किलो। और बाय द टाइम एसएसबी एंडेड, आई वाज प्रीटी श्योर कि कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा एंड आई गेट रिकमेंडेड। बाप रे, इतना कॉन्फिडेंस! बट यार एक बात बता, पहले अटेम्प्ट वाले को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार करना क्या है। अभी जरा सोच के देखो, अभी हमारे व्यू दो पिक्चर देख पा रहे हैं टैट की। ठीक है? हाँ जी। हाँ। इनको दोनों पिक्चर सेम दिखती है। आपको भी बिना तैयारी के जब आप पर नहीं गए थे, आपको दोनों पिक्चर सेम दिखती थी, राइट? हाँ। पर नहीं, हाँ। डिफरेंस है, राइट? हाँ। क्या डिफरेंस है? और मतलब डिफरेंस है क्या? मतलब हम क्या देखना चाहिए? आप तो रिकमेंडेड हो, तो आप क्या दिख रहा है ऐसा अलग इसमें? अ, एक टीएडी का मेन एम होता है कि हम एक हीरो को अपने आंखों से दिखाएं। द हीरो शुड बी अस। हम्म। एंड उसके लिए द पिक्चर वेयर द पर्सन इज शोन, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ आवर एज। ये बहुत इम्पेरेटिव चीज होती है। और इसके चलते मैंने उस पिक्चर में जो बंदा खड़ा है और एक्सप्लेन कर रहा है उसको मेन हीरो बनाया, बिकॉज ही वॉज लुकिंग अराउंड द एज ऑफ 21 to 25। एंड द अदर पीपल वर लुकिंग यंगर देन मी। और जो सुन रहे थे तो इसीलिए दे वर जस्ट ऑडियंस, एंड द मेन पर्सन who was supposed to be my hero was the person standing and explaining to those guys. दैट्स ग्रेट। बट ये दोनों पिक्चर सेम है, अलग है? मेरा सवाल तो अभी भी रह गया। दोनों पिक्चर एक्चुअली अगर एक नॉर्मल आई से देखे तो वो सेम है, बट उसके अलग अलग स्टोरीज भी बन सकते हैं। क्या अलग है? बट मतलब एक में शायद मुझे बच्चे दिख रहे थे, एक में शायद बड़े दिख रहे हैं, पर बड़ों का ग्रुप शायद कम है। आपने भी नोटिस किया था क्या? वो बड़े हैं, बट कंपैरेटिवली उतने बड़े नहीं है कि दे कुड बी लाइक 21 to 25। दे कैन बी टर्म्ड एज लाइक हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। बट जो पहले वाले हैं वो तो बिल्कुल प्राइमरी स्टूडेंट्स है, वो तो क्लियरली विजिबल है। तो अब यहाँ पर दोनों केस में बच्चे समझते हैं कि यार मैंने कभी स्टोरी लिखी थी बच्चों को पढ़ाने वाली, वो ही लिख दे रहा हूँ मैं। एनजीओ में एक बंदा था, वो उसने वहाँ पर पढ़ाने जाता था गाँव में, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाता था। सो दीज थिंग ये दे डू कॉपी पेस्ट। व्हाट्स योर माइंड सेट? आप पर बोलते क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है यहाँ पर? क्रिटिकल थिंकिंग। हमारा फर्स्ट एम होना चाहिए कि वी शुड ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। ओके। सो जैसे कि हम कुछ स्टोरी सोचते हैं, हाँ। वी ट्राई टू मेक इट इन रिलेशन विद आवर memories or the things which we have undergone in our childhood or at any given time of our life. ट्रू ट्रू। तो कभी कभी उसके चलते प्री कंसीव स्टोरीज हो जाती हैं और हमारा इमेजिनेशन छुप जाता है उधर। सो ऐसे सिचुएशंस में वी नीड टू थिंक कि ये सिचुएशन जो पिक्चर में दिखाई गई है, हाउ कैन इट बी को रिलेटेड, हाउ कैन इट वर्क आउट। एनजीओ तो प्री कंसीव्ड हो जाता है, बिकॉज आजकल हर कोई लिखता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके ऊपर, एंड देन आशा वर्कर्स, ये सब बहुत सारे मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉमन स्टोरीज बन जाते हैं और इसमें इमेजिनेशन कुछ होती नहीं है। तो उसके चलते ये ओवर इमेजिनेटिव हो जाता है या प्री कंसीव्ड हो जाता है। बट एज फार एज माई स्टोरीज आर कंसर्न, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ही इज अ टीचर, लाइक कोई भी गांव का टीचर हो सकता है, बिकॉज उसका सोशल स्टेटस भी हाई होता है। एक स्टोरी में ऐसा भी होना चाहिए कि द पर्सन विच वी आर पोर्ट्रेइंग शुड हैव अ हाई सोशल स्टेटस। सो अकॉर्डिंग टू मी टीचर इज अ हाई सोशल स्टेटस। वन डॉट इज कनेक्टेड, ऐसे करके हम सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक कि उसके बाद ही टीचर्स द स्टूडेंट्स हाउ टू क्रैक ओलंपियाड्स, बिकॉज ऐसे बच्चे जो कि लाइक 7th 8th स्टैंडर्ड में होंगे, दे कांट गो एंड क्रैक आईआईटी डायरेक्टली। सो अगर कोई आईआईटी पे स्टोरी लिखता है, गांव के बच्चे उसको सीख जाते हैं, देन दे क्रैक आईआईटी, इट बिकम्स अ बिट इम्प्रैक्टिकल। सो ऐसा कर सकते हैं कि उनको ओलंपियाड के लिए तैयार कराया, ही टॉट देम, एंड उनको ओलंपियाड के लिए तैयार कराया, एंड दे परफॉर्म रीजनेबली वेल। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे आके सिलेक्ट हो गए एंड इट इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी परमवीर चक्र वाला स्टोरी हो जाता है वो। सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो उसमें से fairly a good amount of people getting success is a nice thing. Olympiad is a nice thing. So overall, it makes the story a bit realistic, and also matches the theme of the picture which is shown. एग्जैक्टली। अब जरा यहाँ पर आपको दोबारा पिक्चर दोनों सामने लेकर आ रहा हूँ। अब भाई की बात समझो, अगर दोनों में आपने दोनों को आईआईटी ही करा दी होती, तो एक साइकोलॉजिस्ट को तो एब्सर्ड पिक्चर के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है कि भाई एब्सर्ड स्टोरी, सॉरी एब्सर्ड स्टोरी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं
कि यार इंसान ने कॉपी पेस्ट कहीं सुनी होगी और उसने लगा के रख दी। और एनजीओ सब लोग बनाते हैं, एनजीओ गलत नहीं है भाई, एग्री करेंगे, एनजीओ इज नॉट रॉन्ग कि एनजीओ आपने लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा, बट कॉमन सेंस भी नाम की चीज़ होती है कि वहाँ पर भाई सोशल स्टेटस समझा कि टीचर की वैल्यू होती है, उसको लोग वहाँ जानते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा एक बात बताओ यार, हाँ जी। व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है, यू डायरेक्टली केम टू द AFPA, ठीक है, हाँ। वो रीजन क्या था? मतलब क्योंकि यार नॉर्मली लोग पहले टाइम में लोग कहते हैं पहले मैं एक बार खुद से ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं कहीं कोचिंग जाऊंगा। व्हाट्स योर आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट? मेरे को बेसिकली एक आइडिया था, ब्रॉड आइडिया था कि एसएसबी क्या होता है, हाँ। बिकॉज आई केम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड। तो आई जस्ट वांटेड टू गो देयर फुल्ली प्रिपेयर्ड, जस्ट लाइक हम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, कहीं से कोचिंग लेते हैं। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था टुवर्ड्स एसएसबी कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं पूरी तरीके से तैयार होकर जाऊंगा। सो दैट्स व्हाई आई सर्च वेरियस वेबसाइट्स एंड सब कुछ मिला के मेरे को लगा कि AFPA इज द बेस्ट। नहीं, बट AFPA इज द बेस्ट, बट ये कोविड का टाइम था, कोविड में सोशलाइजेशन खत्म हो चुका था, क्या हो गया रहा था? मतलब ऐसे AFPA इज द बेस्ट नाम की चीज़ तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ AFPA बिल्कुल आईना दिखा देता है, ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल एकदम आईना दिखा दिया आपको, आपकी पर्सनैलिटी को जहाँ ट्रांसफॉर्म करना है आपको वो भी समझ में आ जाता है। बट फिर भी क्या यार, कोई तो लॉजिक होगा दिमाग में। पहला अटेम्प्ट में तो हर कोई समझता है यार। अच्छा आपने 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 सुना था कि ऐसे गेम ऑफ द पर्सनैलिटी कोचिंग की जरूरत ऐसा कुछ नहीं होती है, आपने सब नहीं सुना था? हाँ, मैंने ये सब तो सुना था। ये तो मतलब जो भी एसएसबी के लिए तैयारी करता है उसके कानों में तो नेचुरली चीज आ ही जाते हैं। फिर बहुत सारे चीजें होते हैं जो मतलब कानों में आते हैं, जैसे कि भाई रिपीटर्स के चांस बहुत कम हो जाते हैं, भाई फ्रेशर अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, भाई ग्रेजुएट एंट्री इज हार्डर देन इंडिया एंट्री, बहुत सारी चीजें होते हैं। बट क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा इंस्टिंक्टिव काइंड ऑफ पर्सन था, तो मेरे को जो सही लगता था मैं वही करता था। मैं सुनता था सबकी बात, बट अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि लिसन टू एवरीवन एंड डू व्हाट यू थिंक द बेस्ट इज। तो आपने इंस्टिंक्ट पे गए, ओके, या दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात जाननी है आपसे, आपका सपना इंडिया का कैसे टूटा? भाई जो इंसान एफकेट पहली बार निकालना पा रहा है तो इंडिया के लिए भी जोश उतना ही होगा उसके लिए। और 7th 8th से था ना आपको जोश? तो हाँ, मेरे को 7th क्लास में पहला बार रियलाइज हुआ कि यस आई वांट टू जॉइन द एयरफोर्स। बट बाय द टाइम 9th केम आई रियलाइज्ड कि हमारे टाइम पे देयर यूज्ड टू बी नो ग्राउंड ड्यूटीज फॉर एनडीए, इट यूज्ड टू बी ओनली फ्लाइंग ब्रांच। और मेरा चश्मा था -3.5 का। अच्छा। तो आई वाज अनफिट इवन फॉर आर्मी। ओके। सो मैंने थोड़े से सेटबैक्स और थोड़े हर्डल्स तो लगे मेरे को कि अभी 12th के बाद डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा फौज। बट इवेंचुअली आई कॉन्ग्रीगेटेड ऑल माई नेगेटिव फीलिंग्स इनटू माई इंजीनियरिंग। तो मैं सोचा कि अब इंजीनियरिंग अच्छे से करते हैं। उसके बाद तो -3.5 का पावर तो ऐसे भी एलिजिबल होता है बीटेक एंट्रीज के लिए या ग्रेजुएट एंट्रीज के लिए, लाइक सीडीएस, एफकेट एंड ऑल। बट क्या हुआ कैसे भाई? तो आपके फादर फौज में है, कायदे तो फौजी का बेटा है, तो उसका मतलब उसको पता होगा सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स, उसको तो पता भी होगा फ्री में इलाज कैसे करना है, फ्री में सारी चीज़ें होंगी कैसे। बट यहाँ उल्टा हुआ, आपको ही ढूंढना पड़ा कि मेरी 3.5 का सोल्यूशन है क्या। आपको कहीं किसी ने नॉलेज नहीं दी। नॉर्मली मानते हैं जिसके बाप मतलब फौज में होंगे, जिसके फादर फौज में होंगे, तो उनको जो मेडिकल के ऑफिसर्स होते होंगे आर्म फोर्स के, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, तो वो तो वहाँ सोल्यूशन हो जाएगा। बट आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। नहीं, ये जितना मेरे को लगता है ये एक सिविलियन सोसाइटी में एक चीज़ें जाती हैं कि फौज के डॉक्टर्स फौजी ब्राड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर जस्ट सेम फॉर एवरीवन। और क्योंकि इट्स द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सो देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स एट ऑल। और ऊपर से एनडीए की ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड होती है, तो दे कांट रिस्क टेकिंग समवन फॉर 4 years डायरेक्टली ऐसे तो। अच्छा, पर आपने लेसिक नहीं कराया? आपने क्या कराया? नहीं, मैंने पीआरके करवाया, फोटो ये डिफरेंस पता कैसे लगा कि यार मुझे लेसिक नहीं कराना, पीआरके कराना? क्योंकि वहां पर तो अगर ध्यान से देखें नोटिफिकेशन जो होती है ना, उस पर लिखा होता है आप लेसिक करा सकते हो। तो पहली बात क्या आती है, लेसिक ही होना है। इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे आप? मैं थोड़ा डीप गया, मतलब मैंने उस चीजों के बारे में पढ़ी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आईज। आईज आर वन ऑफ द मोस्ट वाइटल थिंग्स अ ह्यूमन बीइंग कैन पोजेस। तो मैंने पढ़ा लेसिक और पीआरके, ये दोनों चीजें होती हैं विच कैन करेक्ट योर विजन। और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, बट उनकी कुछ गारंटी नहीं होती। सो लेसिक और पीआरके में मेरे को मेन डिफरेंस दिखा कि पीआरके इज प्रेफर्ड फॉर स्पोर्ट्स एंड मिलिट्री, क्योंकि इसमें जस्ट लाइक लेसिक यू डोंट हैव दैट फ्लैप क्रिएशन, सो योर आईज आर एज गुड एज न्यू आफ्टर द सर्जरी। और इसमें कॉर्नियल थिकनेस का भी कोई इशू नहीं होता। आम शब्दों में समझाया जाए, जब लेसिक होती है ना, तो एक निशान मारा जाता है जिससे आपका जो सेल, जो टिश्यू होता है जो खराब होता है, उसको काट के फेंक दिया जाता है।
वहीं जो भाई का होता है उसमें क्या होता है, जैसे आपके चोट लग गई हाथ पे, तो वो चोट जैसे नेचुरली हील होती है उस फॉर्म में उसको लिया जाता है, और मतलब वो वापस हील होके आई वैसी ही हो जाती है। ठीक है, वो हो सकता है वहाँ पर हल्का फुल्का निशान हो, बट आई को कोई डैमेज नहीं है, राइट? यही है ना पूरी कहानी भाई? हाँ हाँ। दैट्स ग्रेट। ये खुद से भाई ने ढूंढा है, आप समझ रहे हो? ये भाई की अपना मतलब पागलपन था फौज को ज्वाइन करने का। पर भाई बात समझ नहीं आई मेरे को यार। यू आर एलिजिबल टू बिकम अ फाइटर पायलट, यू आर एलिजिबल फॉर द ग्राउंड ड्यूटी, यू आर एलिजिबल फॉर इंजीनियर ऑल्सो। ठीक है, Yeah. नॉर्मल लोगों को अगर फाइटर पायलट का मौका मिला होता है ना, लोग पीछे पड़ जाते हैं भाई फाइटर पायलट। और आप तो बचपन से देख रहे हो यार फाइटर जेट उड़ते हुए, आपके दिमाग में कीड़ा नहीं आया कि भाई मैं फाइटर पायलट ही बनूंगा? आप क्वालिफाई होने के बावजूद भी आप कह रहे हो कि मैं इंजीनियर बनूंगा, क्यों? ऐसा क्या है? इंजीनियर बनने का दो एडवांटेज होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी एबल टू प्ले विद द एयरक्राफ्ट कंप्लीटली। मेरे को एयरक्राफ्ट के बारे में ज्यादा क्रेज था, अच्छा। एंड नॉट बीइंग एबल टू ब्रेक द साउंड बैरियर एंड फ्लाई ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, ये इनिशियली बचपन में बहुत जोश थे, बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि टेक्निकल ऑफिसर बन के भी मैं फ्लाई कर सकता हूँ एज अ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर और फ्लाइट इंजीनियर। सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन। और ऊपर से फ्लाइंग ऑफिसर्स बन जाते हैं इसमें डे वन से ही, एज कम्पेयर टू द पायलट्स जो कि डे वन में दे आर फ्लाइट कैडेट्स एंड दे कंटिन्यू एज फ्लाइट कैडेट्स फॉर 1.5 years। टेक्निकल ऑफिसर्स डे वन से ही फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हैं। सो आई हैव 1.5 years ऑफ सीनियोरिटी ओवर अदर्स। सो कौन नहीं चाहेगा फ्लाइंग ऑफिसर बनना? यार एक बात बताओ, योर फादर इज नॉट एन ऑफिसर, राइट? हाँ बिल्कुल। किस रैंक से रिटायर्ड हुए हैं? मेरे पापा सार्जेंट रैंक से रिटायर हुए। सार्जेंट रैंक से, दैट्स अ वेरी रेपुटेबल रैंक। अभी मेरे को जर्नी समझाओ, अपने पापा को आपने क्या समझाया कि पापा मेरे को फौजी बनना है और मुझे एयरफोर्स में बनना है, और पापा आप मेरे को ऑफिसर बनना है? पापा ने बोला नहीं एक्स एंड वाई ग्रुप दे दे? नहीं, क्योंकि मैं बचपन से एकेडमिक्स में अच्छा था, तो मेरे पापा का मानना था कि आइदर तुम आईआईटी करो या तुम मेडिकल में जाओ। ये मम्मी का सपना था कि मैं फौज में जाऊं। अच्छा। तो और मम्मी ने मेरे को उसमें सपोर्ट किया। पापा इवेंचुअली बोल रहे थे कि नहीं फौज में मत जाओ, फौज में तो मैं था, फौज में तुम मत जाओ। तो इवेंचुअली आई एंड माय मॉम कन्विंस्ड माय डैड कि बेटे को फौज में जाना है, एंड ही वाज बाय द टाइम माय बीटेक थर्ड ईयर केम, ही वाज लाइक कि जाओ तुम एफकेट लिखो, जो मर्जी करना है करो, आई वोंट स्टॉप यू। बट व्हाट इज व्यूज नाउ यार? मुझे पता लगा कि तुम्हारा जो एयरफोर्स का रिजल्ट था ना, तुम इमीडिएट नहीं बता सकते थे कि तुरंत फोन नहीं मिलता तुम्हें, तो हाँ हाँ। तो फिर ये कैसे बताया कैसे पापा को फिर पूरी कहानी कि पापा हो गया? हाँ, मेरे को तो दूसरे बोर्ड्स का पता नहीं, बट मैसूर में तो फोन्स देते नहीं है वो लोग। अच्छा। सो और रिकमेंड होने के बाद 6-7 घंटे का फॉर्म फिलिंग रहता है उसमें से। पर्सनली मैंने तो बहुत सारे गड़बड़े की थी, एक्साइटमेंट में मैंने गड़बड़ की थी, दोबारा फॉर्म भरवाया मेरे से। बट उसके बाद डब्बा फोन मिलता है, तो डब्बा फोन वहीं से देते हैं, तो उसमें मैंने फोन लगवाया और घर में बताया कि चलो केक रेडी रखो, आई एम रिकमेंडेड। यही बताया। दैट्स ग्रेट। ओके, सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि दैट द डैड डू नॉट बिकम ऑफिसर बट बेटा बन गया, तो पापा की तो खुशी का नारा हो जाता है कि भैया मजा आ गया। तो कमांडिंग ऑफिसर कॉल करके बता दिया उन्होंने अपने? नहीं, ऐसा तो किसी ने कुछ बताया नहीं, बट मैंने खुद ही बता दिया उनको कि नहीं, देखो। आपके पापा ने कमांडिंग ऑफिसर बताया सर मेरा बेटा अफसर बनने में वाला है? बता दिया होगा आपको, शायद पता नहीं लगा होगा। नहीं, मेरे को नहीं पता होगी। So that's great man. बट अभी जरा हम वापस आते हैं आफवा में। आई एम श्योर जब आपको बोला होगा अपना टायर कम कर, ठीक है ना? हाँ जी। तो जब सर सबके सामने बोल देते हैं नटराजन सर, हाँ, ठीक है, हाँ, टायर बंद कर और टायर कम कर, और आपका तो पकड़ के बोला था बकाया था, राइट? हाँ हाँ। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा पिंच होता है। मेरे को बोला था अंकल, क्या अंकल की तरह घूमता रहता है तू, ठीक है, पेट अंदर का थोड़ा। हाँ, तो अभी ये आपको समझ में उसी टाइम आ गया था ये टाइगर लीव जो नहीं हो रहा है वो मेरे मोटे पेट की वजह से नहीं हो रहा है, या मेरे को सच्ची में डर लग रहा है? मेरे को ये चीज था कि अगर मैं कूद गया वो वैकेंट स्पेस में, वो ब्लैंक स्पेस में, तो मेरे को चोट लग सकती है। एंड दैट वाज बिकॉज कि मैं फिजिकली फिट नहीं था उस टाइम पे, मैं ओवरवेट था करीब 10 किलो के आसपास। तो वो चीज दोनों को बोल सकते हैं, लाइक मतलब डर भी और फिजिकल फिटनेस के ऊपर सेल्फ डाउट भी। और एक बार मैंने अपना वेट कम कर लिया तो दोनों ही चले गए। पर वो आपको एक फाइनल मौका मिला था, समझ लो। आपने आप में कई बार ट्राई कर चुके, 5, 6, 7, 8 जितने भी बार मौके मिले, ठीक है, उसमें नहीं हो पाया। हाँ। सीधे एसएसबी में, एएफएसबी मैसूर में जब गए, तब जब वहां पर ऑब्स्टिकल हुआ, तब डू एंड डाई की सिचुएशन हुई, तब करने का मौका, तब दिमाग में चल के रहा था भाई शायद ये आज भी नहीं होगा। तब मैंने सोचा कुछ भी हो जाए मैंने कूदना है।
कुछ भी हो जाए। भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा था याद आ रहा है, मैं तुम्हें थोड़ा याद दिलाता हूँ। तुम जैसे ही करते हो तुम फ्री फॉलो करते हो, जैसे लिफ्ट का काट देते हैं, रस्सी काट दी सी धम से नीचे कर रहे हो, तो आपको में हाँ, वो हो रहा था, वो बम का गिरना, बम पे लगना, वो सारी बातें याद आ रही होंगी। मेरा ऐसा था कि अब जितना गिरना है गिर गए, और आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, क्योंकि नटराजन सर ने मेरे को बोल के भेजा था कि अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारे करेज पे क्वेश्चन आ जाता है। हाँ। और ये चीज मेरा ईगो हर्ट हो गया था कि करेज मेरे में है, मेरे में फौजी खून बह रही है, करेज की तो कोई कमी है नहीं, बट ये टाइगर लीप की वजह से मैं अपना करेज का स्टैंडर्ड तो नहीं गिरा सकता। हाँ। तो मैंने सोचा कि हाथ पैर टूटेगा टूटने दो, बट मैं टाइगर लीप करूंगा। मैं रेकमेंड हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई हैव टू डू द टाइगर लीप, क्योंकि ये एक ही चीज था जिसको मैं मतलब हेड ऑन फेस नहीं कर पा रहा था अफवाह में। ये बात है। अभी अब जो भाई ने एंग्लोइटी बोली, एंग्लोइटी एक्चुअली हमने भी पहली बार अफवाह में सुनी थी, और सर के मुंह से निकल जाता है वो, उनकी टर्मिनोलॉजी है। एंग्लोइटी मतलब कि गला, सीधी सीधी बात भाई, करेज नहीं आ रहा है या रीजनिंग एबिलिटी कुछ होती है ना, जो कोर वैल्यूज होती हैं, अगर वो नहीं आ रही है तो मतलब वो चेंज नहीं करी जा सकती, तो इसको बाहर ही निकाल दो बंदे को। सिंपल भाषा में ये होता है, ठीक है। अभी भाई एक बात बताओ, यू हैव फेस्ड सर्टेन प्रॉब्लम्स इन एवरी फेज। जैसे मैं एक बात पूछूं आपसे, जब बात करते हैं हम एफकैट के बारे में, ठीक है, तो एफकैट का रिटर्न आपको कॉन्फिडेंस आ कैसे रहा था कि ये इसी बार निकल जाएगा, या प्रिपरेशन प्लान साथ साथ में करना कैसे है? मेरा ये प्लान था कि एफकैट को पहले से थोड़ा अटेम्प्ट कर लिया जाए। जैसे कि इनिशियली सेकेंड ईयर में मैं एलिजिबल हो गया था, अपने बीटेक सेकेंड ईयर में मैं एज वाइज एलिजिबल हो गया था। तो मैंने फॉर्म में भरी कि मैं फोर्थ ईयर में पढ़ता हूँ, और मैंने अपने आधार कार्ड से एज हिसाब से भर दिया फॉर्म, और एलिजिबल था मैं उसके लिए। और एफकैट लिखा, ईकेटी निकाला, एफकैट दोनों ही निकल गए सेकेंड ईयर में। तो फ्रॉम दैट स्टेज ऑनवर्ड्स आई गेन द कॉन्फिडेंस कि यस, एफकैट ऐसा चीज है विच आई कैन क्लियर। और हर बार मैं थोड़ा थोड़ा जैसे अपना प्रिपरेशन बढ़ाता जाऊंगा, माई परफॉर्मेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। अभी भगवान वाली हरकतें लगती हैं कि आप बैठे एग्जाम के लिए, फॉर्म भरा, निकल गया। नहीं, मुझे सच जानना है। मुझे बताओ कि आपने मैथ्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा, ऐसा क्यों? मैथ्स को आप कई बार कर रहे थे, ये शुरुआत से आपने मैथ्स को रखा, क्या था? मैथ्स, बीइंग एन इंजीनियर, मैथ्स हमारा मतलब भाई जैसा होता है। मतलब भाई तो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों साल देखना होता है, M1 M2 M3। मैथ्स हमारे लिए बहुत इजी होता है, तो मैथ्स इसलिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था। और बचपन से ही मैथ्स में मैं थोड़ा सा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू। ठीक है, बट फिर अर्थमेटिक है ना वहां पर। देखो M1 M2 M3 में तो अर्थमेटिक नहीं होता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होते हैं, कैलकुलस होती है, वो तो आनी रही। हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ स्ट्रांग होगा, बट 11वीं 12वीं फर्स्ट सेकंड 4 साल तो चले गए। 4 साल में कुछ तो इंसान भूला होगा। अब ऐसा तो नहीं है एग्जाम में बैठेगा तो हो जाएगा एकदम से भगवान की दुआ से। अभी क्या टॉपर को भी रिवीजन चाहिए होता है। हाँ, हम सेकेंड ईयर से हम प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, प्लेसमेंट के बुक्स आते हैं हमारे कॉलेज के। तो दोज वर इन वेरी सिमिलर लाइंस एज कंपेयर टू एफकैट के मैथ्स। तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली, और मैंने कई सारे बुक्स अलग से सॉल्व किए, जिसकी वजह से मेरा मैथ्स एज अ होल वाज वेरी स्ट्रांग, रीजनिंग वाज वेरी स्ट्रांग, एंड इंग्लिश वाज फेयरली स्ट्रांग। जीएस ऐसा एस्पेक्ट था कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा टाइप का। बट ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा समझाओ यार, तुम्हारी आपकी ब्रांच क्या थी? मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई। हाँ, तो सबसे दर्द वाली जो ब्रांच होती है वो यही होती है, ठीक है ना। सबसे दुखद वाली जो ब्रांच होती है वो ये होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है आपके उसमें। आई थिंक हर सेमेस्टर 2 या 3 सेमेस्टर में तो एक सब्जेक्ट ज़्यादा होता है, जहाँ तक मुझे पता है, बाकी ब्रांचेस की कंपैरिजन में। हाँ, है ना। अभी पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट तो जो होते हैं वो चलते रहते हैं, चाहे आप घर से बैठ के करो, जो भी करना है वो तो सबमिशन चलता ही रहता है। अभी बताओ ये पॉसिबली फिट कहाँ किया? हाँ, तो मेरा प्लान था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद फौज में जाऊंगा। सो अब मेरे पास 2 गोल्स थे, फौज और मेरा इंजीनियरिंग। सो आई हैड टू प्रिपेयर माई सेल्फ अकॉर्डिंगली। मेरा ऐसा था कि टाइम मैनेजमेंट अब करना जरूरी हो गया है, क्योंकि मैं किसी एक में ज्यादा फोकस कर दूंगा तो दूसरे में एफर्ट्स कम पड़ जाएंगे। सो और उस टाइम पे मैं जब कॉलेज जा रहा था, कोरोना टाइम के पहले मैं जब कॉलेज जा रहा था, तो मेरा ये प्लान था कि शाम को पहले आके आई गो फॉर वॉक, शाम को थोड़ा वॉकिंग करेंगे। उसके बाद आने के बाद टिल 9 o'clock आई रिवाइज व्हाट आई हैव बीन टॉट इन माय कॉलेज, और अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो डाउट क्लियरेंस वगैरह बुक पढ़ के आई डू इट। सो इट वाज आल्सो हेल्पफुल फॉर मी व्हाइल क्लियरिंग ईकेटी, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट जो होता है। इट इज इट टेस्ट्स योर बेसिक्स
एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न। सो वो ईकेटी के लिए मेरा इनडायरेक्टली तैयार हो गया। कैसे देखो एंड अभी ना बहुत बहुत वेग चल रहा है, मतलब मेरे को क्या लग रहा है, अभी भाई जो उठता है सुबह उठता है नॉर्मली कॉलेज जाता है, उसके बाद स्कूल मतलब शाम को आता है 2-3 घंटे पढ़ाई करता है और उसके बाद उसका एग्जाम निकल जाता है। महसूस तो मुझे ऐसे हो रहा है। और ईकेटी के लिए कौन सी किताब, नॉर्मली लोग तो गेट की तैयारी करते हैं उनका ईकेटी निकलता है, आप भी वही थे? नहीं, मैं गेट वाला नहीं था। तो फिर कौन थे आप? तो मैंने प्रिपरेशन की थी अपने ईकेटी की फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर्स, और मैंने जो सेकेंड ईयर से जो एफकेट दे रहा था उससे भी मेरे को आइडिया आ गया था कि व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एफकेट ईकेटी। तो उसी की वजह से माय ईकेटी स्कोर्स वर आल्सो प्रीटी गुड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक अच्छा। ऑल एवरी टाइम आई स्कोर्ड मोर देन 50 हाँ देयर। ठीक है, पर अभी मैथ्स का क्या, मैथ्स आप क्या 2-3 बार कर रहे थे दिन में, एक बार ही कर रहे थे, या ठीक है जो मन करा वो कर लिया थोड़ा बहुत, क्या सीन क्या था मैथ्स का? मैथ्स में। मैथ्स हम्म। मैथ्स मेरा ऐसा था, मैं मैथ्स और रीजनिंग को अल्टरनेट डेज पे करता था। तो मेरा ये प्लान था कि अगर मैं मैथ्स पे एक दिन फोकस करता हूँ तो अगले दिन आई विल फोकस ऑन रीजनिंग, और ये चीज मैं अल्टरनेट डेज चला रहा था टिल द टाइम आई कंप्लीटेड बोथ ऑफ दिस, और उसके बाद आई शिफ्टेड माय फोकस टुवर्ड्स इंग्लिश अ बिट, और इंग्लिश पूरा करने से पहले ही एफकेट आ गया। इंग्लिश पूरा करने से पहले ही एफकेट आ गया। अच्छा फेयर इनफ, हाँ बट भाई यहाँ पर ना थोड़ी ना घबराहट होनी शुरू होती है, मतलब आपका तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, आपकी तो बैंड बजी होनी चाहिए कि यार ये पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ, बट मैं थोड़ा सा काम था बिकॉज मेरे को ये चीज पता था कि कट ऑफ्स किस तरीके से जा रहे हैं, और मैं बिकॉज आई वाज अ बिट मोर फोकस्ड अबाउट एफकेट, तो मैं उसके सारे चीजें स्टडी कर रहा था। आई यूज्ड टू सी द मेरिट लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, आई यूज्ड टू सी द कट ऑफ ऑफ एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। और ये चीजें स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ते हो, सो यू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, यू डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ। आप स्ट्रेंथ्स देखते हो, अपॉर्चुनिटीज देखते हो, वीकनेस देखते हो, और ये सब चीज देखने के बाद यू एक्चुअली रियलाइज कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है और हाउ इज इट फेयरिंग वेल इन द पेपर। जैसे कि अब मैथ्स के क्वेश्चन हो गए और रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, अगर ये दो चीज कोई सही से कर लेता है तो ही इज एबल टू स्कोर अप्रोक्सीमेटली 150 मार्क्स फॉर श्योर। और 150 मार्क्स अगर किसी के स्कोर हो जाते हैं, उसके बाद इंग्लिश के अगर वो 10 क्वेश्चन भी सही कर लेता है, ही इज स्कोरिंग 180 मार्क्स, विच इज स्टिल डे अ वेरी गुड स्कोर टू गेट रिकमेंडेड एंड एज वेल एज गेट इनटू मेरिट। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, आपका मेरिट में आने का स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि भैया हमने देखा है जिसके 200 नंबर भी आ रखे हो, 230 भी आ रखे हो, वो भी मेरिट आउट हो जाता है। आपने कैसे लगाया कि भैया मैं मेरिट में आ जाऊंगा? यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि साइक में मैंने क्या किया है, बिकॉज प्राइमरीली जितना मेरे को लगता है, और ये कई सारे अनऑफिशियल सोर्सेज से भी हमने पता किया कि एसएसबी कैरीज 900 मार्क्स एंड एफकैट हैज ओनली 300 मार्क्स। और ये ऐसा भी है कि एसएसबी के मार्क्स कैन गो अप टू 480 मार्क्स एंड कैन बी एज लो एज 360 मार्क्स। सो इसका 120 मार्क्स का वेरिएंस होता है, बट अगर कोई एफकैट में किसी को 160 मार्क्स आते हैं, और इफ यू टेक 200 मार्क्स टू बी द अपर एवरेज, तो 40 मार्क्स का ही वेरिएंस होता है। हाँ सो इधर आप देख सकते हो कि एसएसबी कितना बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट दूसरा एक एडवांटेज ये है, आप शायद नहीं पता होगा, भाई को पता होगा, जो बीटेक करके ईकेटी एग्जाम दे के साथ एफकेट निकालते हैं ना, उनकी 99%, 100%, 99 कह रहा हूँ, 100% आज तक देखा नहीं हमने, वो मेरिट इन होते ही होते हैं। क्योंकि टेक्निकल की सीटें कुछ ना कुछ खाली खाली जाती हैं हर बार, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये बात श्योर होता है, जिसने ईकेटी दिया है एफकेट के साथ, उसका निकलना ही निकलना है। एंड दिस प्रिविलेज ओनली फॉर द बीटेक पीपल। ओके, यहाँ तक की बात भाई मेरे को समझ में आ रही है। अभी मेरे को ये बात समझाओ कि इन द कॉलेज टाइम आई एम श्योर यू आर नॉट वेल अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग स्टफ, राइट? हाँ, बिल्कुल हाउ बिल्कुल दिस सही बात। केम टू जेल अप, बिकॉज शुरुआत में ही जेल अप में लेकर आना नामुमकिन के बराबर होता है, और कहीं ना कहीं रिदम टूटता है धीरे धीरे धीरे। एंड यार तुम्हारे दिमाग में चलो ठीक है यार, इफ कहा जाता है इफ यू हैव अ फायर इन योर बेली यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। हाँ बट यार कहीं ना इंसान कभी ना कभी टूटता तो होगा अंदर से, यार ये नहीं हो रहा, यार वो नहीं हो रहा, कभी बीमार हो गए, एग्जाम पास आने, कभी बीमार हो गए, तो उसमें तो मोटिवेशन डाउन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना लाइफ में। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी जो मेरी 12th क्लास में हुआ था मेरे को। अच्छा। क्योंकि ये मेरा 7th क्लास से ड्रीम था, और इवेंचुअली 12th क्लास में मेरे को अचानक से डेंगू हो गया, और उस टाइम पे ओके। बोर्ड्स पास आ रहे थे। हाँ। और मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड था कॉलेज के अपने स्कूल के रीजनल टीम के लिए, स्पीड स्केटिंग के लिए, और मेरे को अचानक से डेंगू हो गया। तो मैं आईसीयू में चले गया उसके बाद 15 दिन के लिए। एंड वहां पर वन ऑफ द मोस्ट इवेंटफुल थिंग विच हैपेंड वाज कि मेरे साथ जो आईसीयू में लोग थे
By the time I came out, none of them were alive. So it was a bit shocking for me. और उधर से आने के बाद टिल माई बीटेक सेकेंड ईयर मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ. आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव इट. बट इवेंचुअली मैंने अपनी धीरे धीरे डिटर्मिनेशन को बढ़ाया. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ मोर कि क्या क्या चीजें हो सकते हैं. एंड बाय द टाइम सेकेंड ईयर खत्म हुआ, आई वॉज वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड कि एनीथिंग कैन हैपन, बट माई गोल्स एंड माई परसिवरेंस शुड रिमेन द सेम. मेरे को अपना बेस्ट देना है कहीं पे भी जाऊं मैं. पर भाई चाहे ऐसा क्या है, मतलब अंदर ऐसी कौन सी गोली है, अंदर कौन सा आग जल रहा है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें ऐसा बोल रहा है? भाई इंसान का मोटिवेशन जब एग्जाम स्टार्ट करता है ना तो हाई रहता है, ठीक है, जब एग्जाम में फेल होता है तो हाई हो जाता है, ठीक है, हाँ. उसके अलावा हाई नहीं रहता. ऐसा नहीं है तुम रोज सुबह उठोगे हाँ भैया आग निकल लिया मैं निकाल दूंगा फाड़ दूंगा ये कर दूंगा, ऐसी कभी कोई फीलिंग नहीं आती. इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी. ये बात तो हमको समझ में आ चुकी होती है. इनफैक्ट आपने भी नोटिस किया होगा, डजंट मैटर यू हैव फायर इन द बेली और नॉट, इफ यू आर कैपेबल इनफ फॉर सम गोल तो वो मिलना मिलना तय है. अगर तुम हाँ. बैटिंग अच्छी कर लेते हो तो डजंट मैटर तुमने कहीं से प्रोफेशनल कोचिंग ली है नहीं ली है, यू विल प्ले गुड ऑलवेज, ठीक है. हाँ. तो अभी मेरे को ये बात समझाओ तुम कर कैसे रहे हो ये तो मैं आज भी अपने आप को इमेजिन करता हूँ ब्लू यूनिफॉर्म में. दैट अच्छा. ब्लू यूनिफॉर्म, ये मैं थोड़ा सा ओवर थिंक करूँ, और मैं बचपन से ही जब से मेरे को ये ड्रीम आया तो मैं ऐसे सोचता हूँ, नाम के आगे मैं फ्लाइंग ऑफिसर लगा के सोचता था अपने आप को, फ्लाइंग ऑफिसर अरिंदम कर. और ये चीज कंटिन्यू आज भी होता है. मैं एसएसबी क्लियर कर चुका हूँ, मेरे मेडिकल्स क्लियर हो चुके हैं, बट स्टिल आई इमेजिन माई सेल्फ एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट इन दैट ब्लू यूनिफॉर्म. और और देन यू रियलाइज कि यू आर स्टिल नॉट इन एकेडमी. दैट पुशेस यू हार्ड, दैट मेक्स यू पुश योर लिमिट्स हार्ड. ओके. हाँ, एग्जैक्टली. दैट रियलिटी. बट भाई कभी ऐसा नहीं होता आप कहीं बह ही गए अपने सपनों की दुनिया में और फ्लाइंग ऑफिसर होने के बाद क्या क्या होने वाला है उस बारे में सोचने लग गए? बिल्कुल है. मैं तो सोच रहा हूँ अभी कैसे दोस्तों के साथ रगड़ा खाएंगे, कैसे कौन से हाउसेस अलॉट होंगे हमें, कौन से स्क्वाड्रंस अलॉट होंगे. एंड ये चीजों के बारे में सोच के आई एम प्रेटी एक्साइटेड. दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट बूस्ट मैन. अरिंदम यार एक बात बताओ आप मुझे, अगर उस अरिंदम को जो अपने डेंगू से निकल के चुका है, जिसकी लाइफ में ना सब कुछ अब उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, उसको आप क्या हाँ. बोलना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोटिवेशन होती है, एक लक्ष्य होता है सामने हाँ. कि ये तो पाना ही है, ये लक्ष्य को पाना है. हाँ. मेरा ये चीज 7th क्लास से ड्रीम था कि मेरे को ब्लू यूनिफॉर्म में अपने आप को देखना है. हाँ. और जब डेंगू मेरे को हुआ एंड आई वेंट टू आईसीयू फॉर 15 days, so it was still that my imagination of seeing myself in blues which kept me motivating till today. It has been 9 long years and there have been many hurdles. मेरे को प्री बोर्ड में 60% आए थे, फिर प्री बोर्ड 2 में मेरे को 80% आए, and eventually I managed to push it to 91% till my boards ended, and it all happened after dengue, क्योंकि I kept that perseverance and determination for 9 long years alive. और मैं बिलीव करता हूँ कि ये आगे के टाइम तक भी चलता रहेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मौके कोई किसी को देता नहीं, मौके खुद के लेने पड़ते हैं. ये चीज़ किसी भी एसएसबी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ग्रुप डिस्कशन में जब भी कोई मतलब हम बहुत बाहर से सुनते हैं कि वेट फॉर योर टर्न, लेट अदर्स स्पीक, देन यू स्पीक. ये सब ठीक है, बट मौके कोई देने वाला है नहीं. एसएसबी में वी गॉट टू मेक आवर ओन मूव्स, वी गॉट टू मेक आवर ओन चांस खुद की बनानी पड़ेगी, चांस कोई देगा नहीं. दीज आर वन ऑफ द 2 वेरी इंपेरेटिव थिंग्स इन लाइफ जो हमको लेना चाहिए. दैट्स ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट वर्ड्स मैन, एंड थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट विजडम. मतलब अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो शायद वो दिन भी, वो फोटो भी शायद हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पर लगाने का अगर मौका मिले तो जरूर लगाएंगे जब आप ब्लू यूनिफॉर्म में होगे, और तब तो नाम भी लिखा होगा. फिर क्या सोचोगे आप? तब तो सब कुछ हो चुका होगा. हमारे ये जो जर्नीज हैं, जितने हमने टॉयल किए हैं अपने आप पे, और जितने एफर्ट्स हमने डाले बचपन से लेके टू सी आवरसेल्व्स इन दैट ब्लूज, ये सारे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स धीरे धीरे आने लगते हैं. समवेयर हाई, समवेयर लो, बट इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज वी केप्ट फाइटिंग टिल द लास्ट. ये चीज़ें याद आती रहेंगी, ये ब्लू यूनिफॉर्म याद दिलाती रहेंगी हमको कि हमने ये किए, और इस तरीके से हम आज अपनी मंजिल को पा चुके हैं. And the next goal will be ready for you, हाँ? चलो man, हाँ. that's great man. Thank you for your great words. Thank you so much man. जय हिंद. जय हिंद. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ. वो है अंतिम पगों के निशान.